8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक एरोप्लेन कुआलालंपुर से टेक ऑफ होता है, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन बीजिंग तक नहीं पहुंच पाता है। आज तक ये किसी को पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब 8 सालों के बाद अब कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो जहाज अब कहाँ हो सकता है। IR रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम है। ये न्यूज है 8 मार्च 2014 की, यानी तकरीबन 8 साल पहले, जब मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 मलेशियन कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करता है और इस फ्लाइट को चाइना की कैपिटल बीजिंग जाना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 केबिन क्रू और 287 पैसेंजर मौजूद थे। इसमें से अक्सर पैसेंजर चाइना से थे। दोनों पायलट्स काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनमें पायलट जहरी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इसी तरह दूसरे पायलट फारिक अब्दुल हमीद को 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और ये एक जूनियर पायलट थे। ये प्लेन 1 साल पुराना था और बोइंग 777 एरोप्लेन था, जिसमें ना तो कोई टेक्निकल इशू था और ना ही पास्ट में एरोप्लेन में मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर हुआ था। यानी ये एक ऐसी फ्लाइट थी जो मलेशिया और चाइना के बीच में चलने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट थी। ये फ्लाइट दिल्ली मलेशिया से चाइना 5 घंटे 34 मिनट में जाती थी और इसी तरह से बीजिंग से मलेशिया वापस आती थी। लेकिन 8 मार्च के दिन इस फ्लाइट के लिए बिल्कुल सही नहीं था और ये फ्लाइट के लिए काफ़ी मुश्किल भरा दिन था। उस दिन भी MH370 फ्लाइट को 5 घंटे और 34 मिनट की फ्लाइट करनी थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले इस एरोप्लेन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल डाल दिया गया, जिससे ये फ्लाइट 7 घंटे और 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी। और जितनी इस फ्लाइट की फ्यूल रिक्वायरमेंट थी उससे 2 घंटे 15 मिनट ये फ्यूल ज़्यादा था। लेकिन ये एयरलाइंस की एक नॉर्मल रूटीन होती है, ताकि अगर एरोप्लेन को किसी ख़राब मौसम या टेक्निकल इशू का सामना करना पड़े तो उसको डाइवर्ट किया जा सके, और इस सूरत में एरोप्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद होना चाहिए। ये 8 मार्च 2014 का दिन था और रात के 12:42 पर रूटीन की तरह कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। फर्स्ट पायलट जहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से बराबर कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही एरोप्लेन ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ मोड़ ली और ठीक 20 मिनट के बाद, यानी रात के 1:09 के बाद, एरोप्लेन में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सेंड कर दी। ट्रांसपोंडर का एक अपना ऑटोमेटिक फंक्शन होता है और ये एक ट्रांसपोंडर हर थोड़ी देर में नियरेस्ट राडार को अपनी करंट लोकेशन सेंड करता है। ये प्लेन अब तक अपने रूटीन के हिसाब से फ्लाई कर रहा था। उसके ठीक 10 मिनट के बाद, यानी 1:19 के बाद, जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर ज्यूरिस्डिक्शन से निकलकर वियतनाम के एयर ज्यूरिस्डिक्शन में एंट्री करती है, तो कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट जहरी से बात की और ये उनकी लास्ट कन्वर्सेशन थी। तो इसका मतलब ये था कि फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो चिनमिन टावर से कांटेक्ट करना होगा। फर्स्ट पायलट कैप्टन जहरी ने ये मैसेज सुना और उसका रिस्पॉन्स भी किया, गुड नाइट MH370। लेकिन शायद ना ही कंट्रोल टावर को ये पता था और ना ही कैप्टन जहरी शाह को कि उनका ये गुड नाइट का मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होगा। और अब इस फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 37 मिनट हो चुके थे। रूटीन के मुताबिक जब तक फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तो हर एरोप्लेन अपने रास्ते में आने वाले हर बड़े एयरपोर्ट के एयर टावर कंट्रोल से कांटेक्ट में रहता है, और इस फ्लाइट के साथ भी यही हुआ। लेकिन यही फ्लाइट जो अब तक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक चल रही थी, अब वो नॉर्मल होने लगी। इस फ्लाइट के अपनी आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट के बाद अचानक ये फ्लाइट अपने राडार से गायब हो जाता है, यानी 1:21 पर ये फ्लाइट अपने राडार से लास्ट मैसेज सेंड करता है और उसके बिल्कुल 3 मिनट के बाद गायब हो जाता है, यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन के राडार से ये फ्लाइट पूरी तरह से कांटेक्ट लॉस कर चुका होता है। ये कुआलालंपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि MH370 वियतनाम के एरो स्पेस में इंटर कर चुका है और इसकी वजह से उनके राडार से गायब हो गया है। लेकिन
जब हू ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट को अपने राडार से गायब देखा तो उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने कैप्टन से बात करने के लिए वायरलेस यूज़ किया, लेकिन वहां से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और अगले 18 मिनट तक हू ची मिन टावर ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उसके बाद हू ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और इस सिचुएशन से अपडेट किया। नॉर्मली इस तरह के सिचुएशन में रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे में इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वो टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। उम्मीद तो यही थी कि एरोप्लेन अपने टाइम पर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली। मॉर्निंग 6:32 पर जहां से एरोप्लेन को कांटेक्ट खत्म हुआ था, वहां पे एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। अब सारी दुनिया को न्यूज के जरिए इस एक्सीडेंट का पता चल चुका था। दुनिया की सारी न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अब ये न्यूज ट्रेंड करने लगी थी और इस बीच कई कंट्रीज इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गई थी। एरोप्लेन का इस तरह से सारे राडार से कांटेक्ट का ख़त्म हो जाना सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अगर वो इस एरिया में कहीं पर भी समुंदर में क्रैश भी होता तो इतने बड़े एरोप्लेन का कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता। इसी तरह अगले 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन 4 दिन के बाद एक न्यूज़ मिली जिससे सारे रेस्क्यू टीम्स वाले सरप्राइज रह गए। 8 मार्च को 1:21 पर जब फ्लाइट MH370 राडार से गायब हुई थी, तो वो एक सिविलियन राडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री का एक राडार पर अगले 1 घंटे दिखाई देती रही और उसके बाद जो हुआ वो इस तरह से था। सिविलियन राडार से गायब होने के बाद MH370 ने कुछ मिनट तक राइट टर्न लेना स्टार्ट किया और फिर यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 31 मिनट के बाद MH370 ने मलेशिया की सिटी पेनांग को क्रॉस किया और मलक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न किया और आखिरी बार जहां तक मिलिट्री राडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन की इस जगह तक डिटेक्ट किया गया और ये टाइम था 2:22 का। उसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री राडार पर शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन राडार पर। सारी रेस्क्यू टीम और इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ा हुआ हर पर्सन अब ये सोच रहा था कि प्लेन गायब कहाँ हुआ। इससे बढ़कर जो बात रेस्क्यू टीम को परेशान कर रही थी वो ये थी, प्लेन ने बीजिंग की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों किया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को सर्च कर रही थी, अब वो इंडियन ओशन की इस हिस्से में सर्च करने लगी, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई हिस्सा नहीं मिला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और न्यूज़ मिली जिससे एक बार इस सर्च ऑपरेशन की पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री राडार से 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। यहाँ पर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये बोइंग एरोप्लेन के लिए एक नॉर्मल बात होती है। जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से काम नहीं कर रहा होता तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करती हैं। प्लेन ने ऑटोमेटिकली हर 1 घंटे के गैप में 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नाम के सैटेलाइट से कांटेक्ट किया। सैटेलाइट की सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कैलकुलेशन को अंजाम दिया, तो उससे फ्लाइट की नेक्स्ट मूव का पता चल गया। ये पता चला कि मिलिट्री राडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने एक टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इंडियन ओशियन में फ्लाई करता रहा। सुबह 8:19 पर प्लेन ने लास्ट टाइम प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की और ये MH370 फ्लाइट का लास्ट सिग्नल था। उसके बाद फ्लाइट ने ना ही किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही किसी राडार पर नजर आया। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार फ्लाइट को सर्च कर रही थी तो उस वक्त जहाज फ्लाई कर रहा था, तो उस वक्त फ्लाइट की लोकेशन उससे बहुत दूर थी
एक्सपर्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के इस हिस्से में जहाज का सैटेलाइट से कांटेक्ट टूट गया। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद इस हिस्से तक पहुंचने में फ्लाइट को 8 घंटे का टाइम लगा और जहाज में इतना ही फ्यूल बचा था। इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि MH370 कर्व हिस्से में कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से क्रैश हुआ होगा। इंडियन ओशियन का ये हिस्सा पूरे इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर एक डीप सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया। MH370 को सर्च करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स ना मिल जाता तो ये जानना मुश्किल था कि क्रैश के वक्त फ्लाइट में क्या हो रहा था और इस जगह कई सालों तक प्लेन को सर्च करने का काम चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई हिस्सा नहीं मिल सका। इस तरह से 3 साल के बाद डीप सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में $160 मिलियन खर्च हुए। सर्च के दौरान प्लेन का कोई पता नहीं चला, लेकिन 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरोन आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर मिला, जो वहां पर बहकर चला गया था। इस फ्लैपरोन पे जब रिसर्च हुई तो एक और रियलिटी का पता चला। एक्सपर्ट के मुताबिक जब MH370 समुंदर में क्रैश हुआ तो फ्लैपरोन एक्सटेंडेड नहीं था और सैडली ये प्लेन समुंदर में गिरते वक्त नोज के बल पानी में गिरा। अगले आने वाले सालों में प्लेन के कई टुकड़े अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में मिले, लेकिन अब तक प्लेन या पैसेंजर का कोई पता नहीं चला। MH370 के क्रैश के वक्त क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, जबकि कुछ का मानना है कि कुछ टेक्निकल फेलियर की वजह से प्लेन का कांटेक्ट बाहरी दुनिया से ख़त्म हो गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे पैसेंजर बेहोश हो गए। लेकिन असल रीज़न तो तभी पता चलेगा जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलेगा, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं लापता है। प्लेन के गायब होने के 8 साल के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर प्लेन के मिलने की उम्मीद लगाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने यह दावा किया कि उसने सिग्नल से प्लेन का असल लोकेशन का अंदाज़ा लगा लिया है और रिचर्ड ने जब लोकेशन का अंदाज़ा लगाया तो वो इंडियन ओशन के इसी कर्व हिस्से में है। रिचर्ड के मुताबिक प्लेन इसी हिस्से में समुंदर में 4000 किलोमीटर के नीचे मौजूद है। ये टाइटैनिक शिप जितनी गहराई है, जो कि 74 इयर्स की सर्च के बाद 1985 में मिल पाया था। लेकिन ये मलेशियन अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो इस एरिया में दोबारा सर्च स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। उम्मीद है कि IR रिसर्च सेंटर की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।